बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको एक हकीकी सबक आज़मूद कहानी सुनाऊंगी जो है सौदागर की 3 बेटियों की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक सौदागर था जिसकी 3 बेटियां थीं। वो तीनों ही बहुत प्यारी थी, लेकिन सबसे छोटी बेटी बहुत खूबसूरत थी। लेकिन सौदागर डरता था कि कहीं वो तीनों उसे छोड़ के ही ना चली जाएं। इसलिए सौदागर ने एक दिन सोचा कि मैं अपनी तीनों बेटियों के पास जाऊंगा और उनसे सवाल करूंगा कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करती हैं। वो अपनी तीनों बेटियों के पास गया। सबसे बड़ी बेटी से पूछा कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो, तो उसने जवाब दिया। ये सुन के बड़ी बेटी ने जवाब दिया, बाबा जान, मैं आपसे अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। ये सुनकर सौदागर बहुत खुश हुआ और अपनी बेटी को सोने का एक हार दिया। उसके बाद सौदागर अपनी दूसरी बेटी के पास गया और उससे पूछा कि बेटा, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। तो दूसरी बेटी ने जवाब दिया, बाबा जान, मैं इस पूरी दुनिया से ज़्यादा आपसे प्यार करती हूँ। बाप बेटी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसे 100 सोने की अशरफियाँ दी। उसके बाद वो अपनी सबसे छोटी और लाडली बेटी के पास गया और उससे पूछा, बेटा, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। सौदागर की तीसरी बेटी ने जवाब दिया कि बाबा, मैं आपसे नमक जितनी मोहब्बत करती हूँ। आप मुझे नमक की तरह अजीज़ हैं। बाप ये सुनकर गुस्सा हो गया। वो सोचने लगा कि इतनी सस्ती और घटिया चीज़, नमक तो इंतहाई सस्ता है, उसकी क्या औकात है। सौदागर ने अपनी बेटी को बहुत डांटा और गुस्से में यह भी कह दिया कि मुझे पता है कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी, तो बेहतर यही होगा कि तुम अभी इस घर से चली जाओ। बाप की ये बात बेटी के दिल पर लगी और उसके बाद वो किसी को बताए बगैर रोते हुए घर से निकल गई और चलने लगी। रास्ते पे उसे एक जगह बहुत सारी घास नजर आई। लड़की ने अपने लिबास के ऊपर घास का लिबास बनाकर पहन लिया ताकि वो पहचानी ना जाए। उसके बाद वो बादशाह के महल के बाहर जाकर रुकी। सिपाहियों से कहने लगी कि सुनो, मुझे कुछ काम की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे काम पे रख लोगे? मुझे सब काम आता है। सिपाहियों ने कहा कि नहीं बीबी, हम ऐसे किसी को भी काम पे नहीं रखते, तुम यहाँ से जा सकती हो। लड़की उदास हो गई, लेकिन मेहनत करने लगी कि मुझे काम दे दो, देखो मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। इससे पहले कि सिपाही इनकार करता, बावर्ची उनके पास आकर खड़ा हो गया। उसे उस लड़की पे तरस आ रहा था। बावर्ची ने उसे अपने साथ काम पर रख लिया और उसे सारे काम सिखा दिए और उसे सोने की जगह भी बताई जहाँ और भी औरतें सोया करती थीं। किसी को उसका नाम तो मालूम नहीं था, इसलिए उसका घास वाला लिबास देखकर लोगों ने उसका नाम खसियारी रख दिया। अगले दिन महल में हलचल मची कि बादशाह एक बहुत ही बड़ी तकरीब का ऐलान कर रहे हैं, उसमें कोई भी आ सकता है। तमाम मुलाजमीन ने तैयारी शुरू कर दी, लेकिन खसियारी ने कुछ ना किया और बैठी रही। अगले दिन जब तकरीब में जाने का वक्त हुआ तो उसने बहाना कर दिया कि मेरी तबीयत खराब है। लेकिन सबके जाने के बाद उसने अपना उम्दा लिबास दोबारा से निकाला और वो पहनकर तकरीब में गई। वहाँ पे मौजूद तमाम लोग उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए। वहाँ पे मौजूद हर शख्स की नज़र उसकी तरफ उठ रही थी और तमाम लोग हैरत से सोच रहे थे कि इतनी हसीन लड़की आखिरकार है कौन। उस तकरीब में बादशाह का बेटा भी मौजूद था। उसने जब खसियारी को देखा तो देखता ही रह गया और इस तरह उसने पूरी तरकीब में खसियारी के साथ बातों में वक्त गुजारा। शहजादे ने किसी और की तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। तकरीब ख़त्म होने के बाद खसियारी लोगों की नज़रों से बच बचाकर वापस महल आ गई और बावर्ची खाने में काम करने लगी। अगले दिन औरतों ने उससे कहा कि तुम्हें वहाँ होना चाहिए था। कल बादशाह का बेटा एक हसीना पे लट्टू हो गया और सारा वक्त उसी के साथ रहा। खसियारी ये सुनकर बजाय तो उदास हो गई और कहने लगी कि काश मैं भी जा सकती। 2-3 दिन बाद बादशाह ने फिर से तकरीब रखी। इस बार फिर भी खसियारी ने वही बहाना किया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सो वो नहीं जा सकती और सबके जाने के बाद दोबारा से तैयार होकर चली गई। शहजादा उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसे एक कीमती अंगूठी भी तोहफे में दे दी। फिर तकरीब ख़त्म होने के बाद शहजादी दोबारा से वापस आ गई और बावर्ची खाने में काम करने लगी। दूसरी तरफ बादशाह का बेटा सौदागर की बेटी पर फिदा होकर रह गया था। उसने सोचा कि वो अपने बाप से इस लड़की के बारे में बात ज़रूर करेगा। अब की बार तकरीब शहजादे ने रखी, लेकिन इस बार खसियारी ना आई। शहजादा बहुत उदास हो गया तो बहुत दुखी हुआ। बादशाह के पास खसियारी की कोई भी मालूमात ना थी और ना ही वो जानता था कि खसियारी कौन है, इसलिए वो भी परेशान था कि आखिर वो कैसे उस लड़की का पता करवाए।
ایک دن شہزادے نے محل کے ملازموں سے سابودانہ بنانے کی فرمائش کی۔ جب یہ بات کھسیاری کو پتہ چلی تو اس نے سابودانہ بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اسے اجازت مل گئی۔ کھسیاری نے بہت دل سے سابودانہ بنایا اور اس کے ساتھ سابودانے کے اندر وہ انگوٹھی بھی ڈال دی جو اسے شہزادے نے دی تھی۔ شہزادے نے جب سابودانہ کھایا تو اس میں سے اسے انگوٹھی ملی۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ لڑکی اسی محل میں ہے۔ پھر اس نے ملازموں کو بلایا کہ سابودانہ کس نے بنایا ہے، تو ان لوگوں نے کھسیاری کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ شہزادہ ایسے تو کھسیاری کو نہ پہچان سکا، لیکن جب اس نے اس کی آواز سنی تو اس نے پہچان لیا کہ وہ وہی لڑکی ہے جسے وہ محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ کو ساری بات پتہ چلی اور کھسیاری نے پوری داستان شہزادے کو سنا دی۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ ان دونوں کی شادی کر دی جائے گی۔ ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد ایک دن بادشاہ نے تقریب رکھی جس میں تمام شہروں کے بڑے بڑے سوداگر اور بڑے لوگ آئیں گے۔ ان سوداگروں میں وہ سوداگر بھی تھا جو کھسیاری کا باپ تھا۔ جب تمام سوداگر دعوت پہ آئے، سوداگروں میں کھسیاری کا باپ بھی شامل تھا۔ آخر کار کھانا شروع ہوا۔ دعوت میں طرح طرح کے لذیذ کھانے موجود تھے، لیکن ان کھانوں میں نمک نہیں تھا۔ جب کھسیاری کے باپ نے کھانا کھایا تو بولا، ارے یہ کیسا کھانا ہے، اس میں تو نمک ہی نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا، ارے کیا ہوا، باقی سب کچھ ہی تو ہے، ایک نمک ہی تو نہیں ہے۔ یہ بات سن کر سوداگر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگا کہ آج مجھے اپنی بیٹی کی بات سمجھ آ گئی ہے کہ کیوں وہ مجھے نمک جیسا پیارا کہا کرتی تھی، کیونکہ نمک کے بغیر سالن کا کوئی ذائقہ ہی نہیں ہے، چاہے اس میں جتنی بھی چیزیں ڈال لی جائیں۔ پھر سوداگر نے ساری بات بادشاہ کو بتا دی اور کہنے لگا کہ میری بیٹی مجھ سے خفا ہو کر گھر سے چلی گئی ہے، خدا جانے وہ اب کہاں ہوگی۔ اس کی ساری بات سننے کے بعد بادشاہ نے اسے کھسیاری سے ملوایا، اپنی بیٹی کو زندہ سلامت دیکھ سوداگر بہت خوش ہوا اور اب اسے سمجھ آ گئی کہ نمک سے قیمتی چیز کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔